हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं एक नई जिंदगी की शुरुआत का पहला कदम फर्टिलाइजेशन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बिना हम न्यू लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे यह फायदा होगा कि हमें यह समझ में आएगा किस तरह फर्टिलाइजेशन के माध्यम से एक सिंगल सेल होल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होती है। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा आज मैं पार्ट 5 लेकर आई हूँ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो इसके पिछले 4 पार्ट में वन बाय वन हमने देखा कि किस तरह आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन्स और फिर इसके बाद आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, oogenesis, ये सारे प्रोसीजर हमने पिछले के पार्ट में कवर कर लिए हैं। आज हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका 2 डिफरेंट सेल्स जो होती है वो फ्यूज होती हैं। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्टिलाइजेशन आपका फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। क्यों हम ये जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें जो होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं मेल में सेपरेट रहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में सेपरेट रहते हैं। तो यहाँ फ्यूजन होता है स्पर्म एंड ओवा का। उसी तरह आपका जब आपसे प्लेस पूछी जाए कि मतलब फ्यूजन स्पर्म और ओवम का, तो कहाँ पर होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ही फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, प्रोसेस होती है। कभी कभी एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन, और बच्चे क्या होता है कि क्वेश्चन तो पढ़ते हैं मगर इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि इजी सा क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसे जल्दबाजी में पढ़ा और पढ़ने के साथ ही टिक कर दिया, जबकि हमें वहां क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से हमें ओवर कॉन्फिडेंस आया कि अरे ये तो फर्टिलाइजेशन तो हो गया। तो जो प्रोसेस है वो उसके आपको क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है, इसको कभी आप गलत नहीं करेंगे। और उसमें भी आपको प्लेस देखा जाए तो प्लेस होता है एम्फुलर रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अब आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव तो याद होगा कि किस तरह का आपका ये स्ट्रक्चर होता है, याद है ना कैसे है आपका ये। अब इसी में आपका ये क्या है, आपका फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट होते हैं। अब ये सब हम यहाँ पर नहीं बताने वाले, सिर्फ आप ये याद रखिए कि फर्टिलाइजेशन है वो फेलोपियन ट्यूब के एम्फुलर रीजन में आपका क्या प्रोसेस, यहाँ पर ये प्रोसेस होने वाली प्लेस है। तो अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocytes। अब सेकेंडरी oocytes का स्ट्रक्चर हम यहाँ देखने वाले। तो सेकेंडरी oocytes का स्ट्रक्चर 4 लेयर्ड होता है। सबसे बीच में, मिडिल में, सेंटर में क्या होता है, फीमेल प्रोमिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? फीमेल प्रोमिक्यूल्स। और फीमेल प्रोमिक्यूल्स को बाहर से कवर हुआ एक लेयर होता है जिसे बोलते हैं उलेमा। क्या बोलते हैं? उलेमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका फीमेल प्रीमेक्यूल्स को कवर किए हुए लेयर, तो आपको याद रखना है उलेमा। उलेमा को कवर किए हुए जोना प्लेसिडा होता है। जोना प्लेसिडा आपका एक तरह से हम प्राइमरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं। किसकी? आपके जो आपका फ्यूजन के बाद क्या जाइगोट बनेगा, यह सेकेंडरी oocytes की। किसकी? सेकेंडरी oocytes की। और जोना प्लेसिडा को कवर किए हुए कोरोना रेडियाटा होती है जो कि सेकेंडरी मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocytes की होती है। अब जो कोरोना रेडियाटा है इसको बाहर से एक कवर किए हुए कुछ उभरी हुई स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं क्यूमस लेयर। क्या बोलते हैं? क्यूमस लेयर। अब इस क्यूमस लेयर में एक एसिड होता है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब आपका स्पर्म में तो उसमें भी कुछ एंटी एसिड्स होते हैं, ऐसे ही आपके oocytes में भी कुछ एंटी एसिड्स होते हैं। नहीं तो जैसे प्रिपरेशन हुआ, जैसे आपने पता है कि ये oocytes कहाँ बन जाते हैं, कब बन जाते हैं, ये बन जाते हैं आपके वूम्स में। जब जो आपका बेबी गर्ल मदर की वूम में होती है तभी वहां पर वो जेनेसिस की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे नेचर की प्रोडक्टिविटी है, नेचर ने ऐसे क्रिएट किया है कि जब तक प्यूबर्टी कैच नहीं होगी, जब तक वहां पर क्या होता है उस कंडीशन में, पता है आपको कि वहां मेटाफेस में आपका क्लोज कर दिया जाता है। तो ऐसे ही आपके क्या सेकेंडरी oocytes में आपके एसिड होता है। कहाँ? बाहर वाले क्यूमस लेयर में। ये एसिड, इसका फंक्शन भी अभी हम देखेंगे। बस आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि क्यूमस लेयर में प्रेजेंट होने वाला एसिड, तो उसका नाम क्या है? हाइरोनिक एसिड। क्या है? हाइरोनिक एसिड। अब देखते हैं कि जो जोना प्लेसिडा है वो प्राइमरी मेम्ब्रेन होती है किसकी? सेकेंडरी ओसाइट्स की। ये सीक्रेशन ऑफ किससे बनता है आपका? ये बनता है ओसाइट्स से। ओसाइट्स के सीक्रेट होने से इस लेयर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। वहीं आपका जो कोरोना रेडिएटा होता है जिसे सेकेंडरी मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेकेंडरी मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी आपका ओसाइट्स, ये किसके सीक्रेशन से बनती है? आपके ओवरी की सीक्रेशन। तो याद रखना है कि प्राइमरी जो है वो आपके बन रही है किसके? आपके ओसाइट के सीक्रेशन से, और सेकेंडरी जो है वो बन रही है आपके ओवरी के सीक्रेशन से। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह फर्टिलाइजेशन में स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है। कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। प्लेस आपकी क्या है? फेलोपियन ट्यूब में, इम्फला रीजन में। इम्फला रीजन में ये एक्टिविटी या ये प्रोसेस आपके क्या प्रोसेस का पॉइंट आउट होता है। फिर हमने देखा कि सेकेंडरी ओसाइट्स का स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी ओसाइट्स के स्ट्रक्चर में 2-3 लेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि फीमेल प्रीमिक्यूल्स, उसकी पोजीशन सेंटर में होती है। फीमेल प्रीमिक्यूल्स को बाहर से कवर किए हुए कौन होता है? उलेमा, ये लेयर होती है। उलेमा को बाहर से कवर किए हुए जोना रेडिएटा होता है। जोना रेडिएटा को हम सेकेंडरी मेम्ब्रेन ओसाइट्स भी बोलते हैं, सॉरी प्राइमरी मेम्ब्रेन ऑफ ओसाइट्स। फिर प्राइमरी मेम्ब्रेन के बाद कोरोना रेडिएटा जो कि सेकेंडरी मेम्ब्रेन ऑफ ओसाइट्स होती है। अब कोरोना रेडिएटा को भी क्ल्यूमस यानी कि उभरी हुई स्ट्रक्चर पूरा कवर की होती है, और इस स्ट्रक्चर में, इस लेयर में, क्ल्यूमस लेयर में एक क्वालिटी होती है, एक स्पेसिफिसिटी होती है कि इसमें एसिड, हाइड्रोलिन एसिड का यहाँ पर देखने को मिलता है, प्रेजेंस इज हाइड्रोलिन एसिड। अब यहाँ पर जो प्राइमरी मेम्ब्रेन है ओसाइट की, वो किसके सीक्रेशन से बनी है? वो आपकी ओसाइट्स की बनी है, जबकि सेकेंडरी जो है वो आपकी ओवरी के सीक्रेशन से बनी है। तो समझ में आया यहाँ पर आपको कि किस तरह आपकी स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ओसाइट्स का। और फर्टिलाइजेशन में आपको कितने पॉइंट याद रखने हैं कि ये फ्यूजन है स्पर्म एंड ओवा का, और कहाँ है? आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। पोजीशन क्या है? फेलोपियन ट्यूब के एम्फुला रीजन में। अब हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब देखेंगे हम यहाँ पर स्पर्म का स्ट्रक्चर। स्पर्म देखो इस तरह होता है। इसके जो ऊपरी पार्ट, एपिकल पार्ट होता है, इसे एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम देखा जाए तो मॉडिफिकेशन होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मॉडिफिकेशन होता है। अब जो आपका स्पर्म है उसका जो आपका ये देखो ट्रायंगल शेप में जो रीजन दिख रहा है उसमें डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो आपका दोनों साइड डिफरेंट होते हैं। वन साइड स्टेरॉल होता है। क्या होता है? स्टेरॉल। ये एक तरह से स्पर्म को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, मास प्रोटेक्ट करता है। यानी कि जब तक ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचे ना तब तक ये क्या करता है? इसको इस कंडीशन में बना के रखने का काम करता है। अब यहाँ पर क्या है? और इसके अपोजिट, स्टेरॉल के जस्ट अपोजिट साइड में क्या होता है? एंटी फर्टिलिन प्रोटीन। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है एक्रोसोम में, वहां पर आपका क्या है? एंटी फर्टिलिन प्रोटीन देखने को मिलता है। जबकि एग की लेयर में जो एग होता है हमारा, उसमें क्या होता है? फर्टिलिन प्रोटीन होता है। वहां पर फर्टिलाइजेशन होना है, इसलिए वहां क्या है? फर्टिलिन प्रोटीन है। और यहाँ पर क्या है? प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि जब तक ये फीमेल जेनेटिक ट्रैक में पहुंचेगा नहीं तब तक वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा ना। ये अभी तो ये से क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? स्टेरॉल। और आपका क्या है? एंटी फर्टिलिन प्रोटीन, जो कि इसको क्या करता है? डिसॉल्व होने से बचाता है। अब हम देखेंगे कि एक्रोसोम जो है उसमें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम सीक्रेट होते हैं। जिस तरह अभी हमने सेकेंडरी ओसाइट में देखा था कि हमारे हाइलिक एसिड था। कहाँ था वो हाइलिक एसिड? कोलोबस लेयर में। तो कोलोबस लेयर में हाइलिक एसिड था। इसी तरह आपके एक्रोसोम जो है, जो कि आपको मॉडिफिकेशन है किसका? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, उसमें कुछ एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वो एंजाइम होते हैं? इसमें 3 तरीके के एंजाइम होते हैं एक्रोसोम एंजाइम। पहला है हार्युलोडेज। क्या है? हार्युलोडेज एंजाइम। दूसरा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा है आपका जोनोलाइसिन, या जोनोलाइसिन एंजाइम को हम एक्रोसिन एंजाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसिन एंजाइम भी बोलते हैं। तो ये 3 तरीके के एंजाइम हमें एक्रोसोम में देखने को मिलते हैं। अब ये तीनों जो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम है, इनके डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। अब पहला, जैसे कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है, हाइड्रोलोडेज। हाइड्रोलोडेज एंजाइम जो है
वो क्या होता है, क्लोमस लेयर में जो मिलता है सेकेंडरी oocytes, अभी हमने देखा था जस्ट 3-4 मिनट पहले ही हमने यहाँ पर फिगर बनाया था। वहां पर आपका जो क्रोमस लेयर होती है, जो सबसे आउटर लेयर होती है, उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है, उसमें ये एसिड उसी एसिड को डिसॉल्व करने का काम करता है। कौन करता है? क्योंकि देखिए अब ये स्पर्म को कहाँ पहुंचना है, स्पर्म को पहुंचना है सेकेंडरी oocytes की 4 लेयर को पेनिट्रेट करके डायरेक्ट फीमेल प्रीमेक्यूल्स में पहुंचना है। तो वहां के लिए इसके पास एंजाइम्स होते हैं। तो पहला तो हुआ हाइड्रोडेज, ये क्या करता है, आपकी डिसॉल्व हाइड्रोनिक एसिड को डिसॉल्व कर देता है। दूसरा है आपका कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग क्या है, आपकी जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन है सेकेंडरी oocytes की, वो कोरोना रेडिएटा उसको डिसॉल्व करता है। समझ आया ना, क्योंकि 4 लेयर होती है, उन सबको पेनिट्रेट करके इसको फीमेल कहाँ पहुंचना है, प्रीमेक्यूल्स के पास। फिर आपका जोना लाइसिन, ये आपको डिसॉल्व कर, ये एंजाइम जो है वो डिसॉल्व करता है जोना पेनिसिडा को, जिसे हम प्राइमरी मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocytes बोलते हैं। अब ये तीनों तो अलग अलग है, हाइड्रोडेज, आपका कोरोना पेनिट्रेट एंजाइम, जोना लाइसिन एंजाइम, ये अलग अलग हम देखते हैं तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट है। मगर अगर हमसे पूछा जाए कि इन तीनों एंजाइम को कलेक्टिव फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो कलेक्टिवली इन तीनों को, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी oocytes की लेयर को डिसॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका स्पर्म जो है वो ओवम के पास पहुंच पाए, तो इनको कंपैक्टली फॉर्म में क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पर्म के प्रोसेस को आगे ले जा रहे हैं। स्पर्म को कहाँ ले जा रहे हैं, उस फ्यूजन प्लेस पे जहां उसे ओवम मिलेगा, ओवम मिलेगा। तो ये इसलिए इसको डिफरेंट डिफरेंट में देखेंगे तो हाइड्रोनेज एंजाइम किसको करता है, डिसॉल्व करता है आपका हाइड्रोनिक एसिड को, जो कि सबसे आउटर उभरी हुई स्ट्रक्चर में मिलने वाला एसिड होता है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या काम करता है, कोरोना रेडिएटर को डिसॉल्व करने का, जो कि आपकी क्या है, सेकेंडरी मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocytes का है। वहीं आपका जोना लाइसिन एंजाइम जो होता है वो डिसॉल्व करता है जोना पेनिसिडा का, जो कि आपका प्राइमरी मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocytes है। ये तीनों अपने अपने लेयर्स को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। बट अगर कोई ये आपको पूछे कि तीनों एंजाइम्स को एक साथ क्या बोलते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, स्पर्म की हेल्प कर रहे हैं। इसके बेस पर इसका कलेक्टिवली नाम जो होता है वो होता है स्पर्मोलाइसिस। समझ आया, यहाँ पर स्पर्मोलाइसिस हो गया। अब देखिए आपका जो स्ट्रक्चर, अब ये भी हमने देख लिया कि इंटरफर्टिलिन प्रोटीन रहता है, जबकि एग की लेयर में आपका फर्टिलिन प्रोटीन होता है। अब ये तीनों एंजाइम का स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि क्या फंक्शन है। अब आपका स्ट्रॉल का देखते हैं, जो हमारे स्ट्रॉल ड्रॉप्स भी थे ना एक्रोसोम में। अब स्ट्रॉल क्या कर रहे हैं, इसको मास्क करने का काम कर रहे हैं। तो जैसे ही आपका जो स्पर्म है कहाँ पहुंचता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो वहां जैसे ही पहुंचता है तो स्ट्रॉल क्या होता है, रिमूव हो जाता है। कैसे रिमूव हो जाता है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो स्ट्रॉल को रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको स्पर्म को पहले, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इस प्लेस में आने से पहले तक ही केवल प्रोटेक्ट करना था। जैसे ही अपने प्लेस में आएगा तो जहां पर आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मिलने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम वो क्या करेंगे, स्ट्रॉल को, स्ट्रॉल्स जो आपका कवरिंग लेयर था किसका, स्पर्म का, उसको क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे। और इसी प्रोसीजर को, जो कि आपका स्ट्रॉल के आपकी कवरिंग को डिसॉल्व करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटरेशन। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्रोसेस ऑफ कैपेसिटरेशन। तो क्या करना है कि स्ट्रॉल जो आपका प्रोटेक्टिव लेयर होता है किसका, स्पर्म का, किससे पहले, जब तक वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं पहुंचा होता है स्पर्म, और जैसे ही वो वहां पहुंचता है और वहां पर स्ट्रॉल क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ट्रैक में मिलने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम क्या करते हैं, स्ट्रॉल पार्टिकल्स के लेयर को डिसॉल्व कर देते हैं। और इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, इस एक्टिविटी को बोलते हैं कैपेसिटरेशन। आपको ये याद रखना है कैपेसिटरेशन क्या है, कि एक्रोसोमल, जो एक्रोसोम है उसको ऐसा मॉडिफाइड कर दो कि आगे जाके वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाए। तो हम ये भी कह सकते हैं अदर वर्ड में कि एक्रोसोम को उस पोजीशन के लिए रेडी करना, या उसका स्ट्रॉल कवर को डिसॉल्व करना जहां वो क्या होगा, ओवम के साथ जाके फर्टिलाइज होगा। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि उसे फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी करने की प्रोसीजर को भी हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटरेशन बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ याद रखना है। आप देखिए कैसी प्रोसेस होती है कि आपका, हमने लेयर देखा था सेकेंडरी oocytes का, कितनी लेयर थी, 4 लेयर थी। आपके उलेमा थी और सबसे मिडिल में क्या था, फीमेल प्रीमेक्यूल्स था। फिर फीमेल प्रीमेक्यूल्स को बाहर से कवर किए हुए क्या थी, आपका
उलेमा थी, उलेमा को कवर किए हुए आपका ये था जोना रेटियाटा, और जोना रेटियाटा को कोरोना रेडिएटा करा हुआ था पेंसिलर, ठीक है। ये आपका इतना था। तो आप ये देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये आपका क्या है, स्पर्म आया कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ये अब यहाँ पर ही क्या होगा कि उलेमा है, क्योंकि उलेमा के जस्ट बाद में ही आपका फीमेल प्रोमिक्स, यहीं पे जाके ये ओवम है, यहीं पे जाके ये क्या करेगा, फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर तो ये क्या है आपका, ये स्पर्म है। अब देखिए जो ये स्पर्म है ये भी अपने आप में एक क्या होता है, डायमंड फेस होता है, क्योंकि कितने स्पर्म की नंबर होते हैं, कम से कम 3 मिलियन स्पर्म होते हैं, उनमें से कोई एक जो जाके ओवम से फ्यूज करता है। तो स्पर्म भी अपना क्या होता है, स्ट्रगल फुल पाथवे पूरा कंप्लीट करके कहाँ पहुंचता है, उलेमा में पहुंचता है, जहां उसे कौन मिलता है, ओवम। और ओवम को ये क्या देता है, मोस्टली क्या आप लोगों को बस ये पता है कि न्यूक्लियर देता है, न्यूक्लियस देता है, न्यूक्लियस तो देता ही देता है, साथ में ये देता है अपना मेटाफेज, जो अरेस्टिंग फेस होती है ना, वो भी इसे प्रोवाइड कर देता है, किसे, ओवम को। तब जाके आपका एग का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूछा जाता है कि आपका जो स्पर्म है वो ओवम को क्या क्या डोनेट करता है, तो आपका आंसर केवल न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए। जिस कंडीशन में मेटाफेज अरेस्टिंग कंडीशन होती है, तो मेटाफेज आपका प्रोवाइडिंग फेस भी ये क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है ओवम को। समझ गए। तो इस तरह आपका क्या है, यहाँ एक्टिविटी हो जाती है आपकी पूरी कंप्लीट फर्टिलाइजेशन की। अब थोड़ा प्रोसीजर है, इसको हम अभी आगे देखने वाले हैं। आप देखेंगे थोड़ा जोना प्लेसिडा के बारे में थोड़ा रह गया था, बाकी फर्टिलाइजेशन के बारे में हो गया। फर्टिलाइजेशन क्या है, आपका फ्यूजन प्रोसेस है जिसमें स्पर्म और ओवा क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है। प्लेस कहाँ है आपका, प्लेस है आपका एम्फुला, किसकी, आपकी फेलोपियन ट्यूब के एम्फुला रीजन में, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब का भी 3 पार्ट होते हैं, बट एम्फुला रीजन में आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। आप देखो जोना प्लेसिडा ये भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या है आपका सेकेंडरी oocyte का प्राइमरी लेयर भी बोलते हैं या फिर प्राइमरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। और किससे बनती है ये सिक्रेशन ऑफ ओवरी। तो ये जो आपका प्राइमरी आपका जोना प्लेसिडा होता है, इसके क्या सबसे पहला इसका जो काम होता है वो क्या होता है, स्पीसीज स्पेसिफिसिटी, यानी कि जोना प्लेसिडा जो होता है वो स्पेसिफिक आपकी स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कैट है, डॉग है, तो ये स्पीसीज है, इसका जो है आपका बेबी जो होगा वो कैट और डॉग की तरह ही दिखने वाला होगा। अगर स्पीसीज स्पेसिफिटी को ये आइडेंटिफाई नहीं करता है तो जोना प्लेसिडा क्या है, आगे फंक्शन नहीं करती, यानी कि किसी अदर्स का जीन इंपैक्ट करेंगे तो आपका जोना प्लेसिडा वहीं पे आपकी डेवलपमेंट की एक्टिविटी को क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी। तो ये आपका सबसे पहला क्या है कि स्पेशल रोल प्ले करती है स्पीसीज स्पेसिफिक, यानी कि ह्यूमन बीइंग है तो उसका बेबी ह्यूमन बीइंग की जैसे ही दिखेगा, वो कैट या डॉग की तरह नहीं दिखेगा, और कैट और डॉग का जो बेबी है वो भी अदर्स किसी स्पीसीज के जैसा नहीं दिख सकता। तो जोना प्लेसिडा क्या करती है, सबसे पहला कि स्पीसीज स्पेसिफिसिटी को प्रोवाइड करती है। दूसरा करती है कि पॉलीस्पर्मी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके स्पर्म जो होते हैं, ओवम तो आपका 1 ही होता है, बट स्पर्म की क्वांटिटी क्या होती है, मिलियंस में होती है। अब वो मिलियंस स्पर्म में केवल एक ही स्पर्म आके फ्यूज करे, इसके लिए भी जोना प्लेसिडा ही वर्क करती है। एक से ज्यादा ना हो इसलिए ये किसी को प्रिवेंट करती है, पॉलीस्पर्मी को। अगर एक से ज्यादा होंगे तो क्या होगा कि आपका जो उस साइड बन रहा है या फिर उधर आपका एग फॉर्म हो रहा है, वो इसमें क्या होता है, डिफेक्ट आ जाते हैं, तो उसको भी रोकती है। कौन, जोना प्लेसिडा आपकी पॉलीस्पर्मी की एक्टिविटी को भी प्रिवेंट करती है, एक से ज्यादा स्पर्म को नहीं फ्यूज होने देती है। फिर और एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है, प्रिवेंट इक्टोट्रॉपिक प्रेगनेंसी। अब इक्टोट्रॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, जैसा आप सभी जानते हैं कि मतलब आपका फेलोपियन ट्यूब में आपका एम्फिला रीजन में आपका ओवम और स्पर्म जो होता है फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। फिर वहां पर ब्रेस्टुला गैस्टुला और फिर जो आगे के स्ट्रक्चर होते हैं वो जाके आपके यूटेरस की वॉल, किसमें, इंडोमेट्रियम, वहां जाके इम्प्लांट होता है और फिर प्रेगनेंसी साइन समझ आता है। मगर कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ, ब्रेस्टुला और गैस्टुला फेज कहाँ हो गई, आपके फेलोपियन ट्यूब में के पार्ट में ही हो गई, और वो फेलोपियन ट्यूब के पार्ट के वॉल में जाके क्या हो गया, यूटेरस में जाके ना
वो वहीं पे जाके कंडीशन क्या हो गई, वहीं पे दीवार में जाके या इसकी आपका जो फेलोपियन ट्यूब है उसकी वॉल से ही जाके आपका आगे की एक्टिविटी क्या वहीं होने लगती है। तो क्या होता है कि इस तरह की प्रेगनेंसी को रोकने का काम भी जोना प्लेसिडा ही करती है कि आपका जो लेयर आपका फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेस्ट्रो गैस्ट्रो कंडीशन है वो जाके यूटेरस में इम्प्लांट हो, ना कि फेलोपियन ट्यूब के किसी भी सरफेस में या किसी वॉल में। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका जो उसाइड आपका जो गैस्ट्रो बेस्ट्रो स्टेज है वो इम्प्लांट हो गई आपके फेलोपियन ट्यूब के किसी पार्ट में, तो इसी को बोलते हैं एक्टोट्रॉपिक प्रेगनेंसी, यानी कि वहीं पे डेवलपमेंट होने लगता है और आगे प्रोसीजर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस तरह की प्रोसीजर को भी प्रिवेंट करती है। तो जोना प्लेसिडा हमारी क्या है, हमारे 3 मेजर वर्क डन करती है। पहला तो करती है कि आपका स्पीसीज स्पेसिफिकेशन देती है कि डॉग का बेबी डॉग जैसा ही दिखेगा, और दूसरा क्या करती है, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, यानी कि एक से ज्यादा स्पर्म को फ्यूज होने से भी रोकती है। थर्ड है कि एक्टोमॉर्फिक, क्या आपका एक्टोट्रॉपिक प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करती है, यानी कि आपका यूटेरस की एंडोमेट्रियम वॉल पे आके ही वेस्ट्रल कंडीशन को क्या करना है, इंटरेक्ट करना है, अदर के ही पार्ट में करती है, तो जो नरेडेटर उससे भी प्रिवेंट करती है। तो यहाँ हमारा क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन का सारा पार्ट हमने कवर कर लिया है। फर्टिलाइजेशन हमारा क्या प्रोसीजर है, यानी कि फ्यूजन है आपका मेल एंड फीमेल, जो भी आपका स्पर्म है और ओवम है। ओवम ही हमारी सारी बहुत सारी बुक्स में ओवम दिया है, इसलिए यहाँ पर हम oocyte वर्क का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बनता तो oocyte है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, बट हम यहाँ पर ये वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बुक प्रोवाइड करती है ओवम को, तो हम यहाँ ओवम ही कहने वाले हैं। फिर क्या है, उसकी पोजीशन आपसे पूछा जाए तो हमेशा याद रखना है आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये प्रोसीजर होती है किसकी, फर्टिलाइजेशन की। विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू लाइफ कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और पर्टिकुलर प्लेस पॉइंट पूछा तो फेलोपियन ट्यूब के एम्फुला रीजन में, फेलोपियन ट्यूब के 3 डिफरेंट पार्ट होते हैं, बट यहाँ पर हमें काम केवल एम्फुला रीजन पर है, वहीं फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी होती है। और आपका क्या होता है, वो सेकेंडरी oocyte में 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर देखते हैं, वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि क्या करता है, क्रोमस लेयर को में मिलता है। अब इसके बाद हमने देखा था एक्रोसोम भी, तो एक्रोसोम आपका किसका मॉडिफिकेशन है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का है, और इसमें भी आपके डिफरेंट 3 टाइप ऑफ एंजाइम मिलते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोडाइएस एंजाइम है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिसॉल्व करने का काम करता है। जोना पेलिसेडा ये किसको करता है, जोना पेलिसेडा को डिसॉल्व करने का काम। तो ये डिफरेंट, और इनको कंपैक्टली यानी कलेक्टिवली फॉर्म में क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिस बोलते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो स्पर्म है हमारा, वो ओवम को क्या देता है, अपना न्यूक्लियस तो देता ही देता है, साथ में अपने एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को भी डोनेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी शायद लास्ट 3 साल पहले पूछा गया था नीट में ये क्वेश्चन कि आपको न्यूक्लियस जो है वो क्या, आपका न्यूक्लियस के साथ साथ स्पर्म उस ओवम को क्या प्रोवाइड करता है, तो आपको याद रखना है क्या करता है, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन की एक्टिव पूरी कवर होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम प्लेसेंटा देखेंगे, और फिर हमारा एक प्लेसेंटा के बाद एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, और हमारा यहाँ पर रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ।